हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई में जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए थे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला के जितने भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस आए थे वो सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये वीडियो बस आरआरबी जेई के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे जितने भी एग्ज़ाम आएगा, आपका रेल का एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जियोग्राफी क्योंकि सेम है ना, जियोग्राफी तो अलग नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे आप ही देखेंगे आरआरबी जेई तो बहुत पहले हुआ था, मतलब एनटीपीसी वगैरह तो बाद में हुआ था। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट होता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, आगे जितने भी आने वाले एग्जाम होगा वहाँ पे रिपीट होगा। तो आपको पिछले साल का जितने भी एग्जाम है उसका पीवाईक्यू तो करना ही है सब्जेक्ट वाइज। जैसे आरआरबी जेई में जियोग्राफी का क्वेश्चन हो गया, एएलपी में हो गया, आपका टेक्नीशियन में हो गया, कांस्टेबल में हो गया, फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ये सारे तो कवर करना ही है। प्लस इस साल में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप जो इस साल का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा ना, वो सारे एग्ज़ाम के पीवाईक्यू को भी कवर करना है। जैसे आपका एग्ज़ाम मान लीजिए एनटीपीसी है तो आपको पिछले साल का पीवाईक्यू प्लस इस साल के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसका भी पीवाईक्यू को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, तभी जाके आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फंसेंगे। देखिए 100 में से 70 क्वेश्चन तो जो भी पढ़ के जाएगा वो कर लेगा आराम से, इतना डुएबल होता है 65 से 70 क्वेश्चन। लेकिन काट ऑफ कितना जाता है 80, 85 कुछ जोन में। तो वो जो 10-15 नंबर का फ़र्क है ना, वो ये पीवाईक्यू में ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आगे एग्ज़ाम में रिपीट होता है और थोड़ा वो मुश्किल सवाल होते हैं। ठीक है, तो वो पीवाईक्यू अगर आप पढ़ेंगे तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे सही से। तो इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज इज लोकेटेड ऑन द तापी रिवर। तापी रिवर के ऊपर कौन सा वाटरवेज लोकेटेड है? तो कौन सा वाटरवेज है? नेशनल वाटरवे 100। ये वाटरवेज से बहुत सारा सवाल अभी बन रहा है। ठीक है, हम लोग का कल ही एक वीडियो आएगा वाटरवेज के ऊपर, जहाँ पे एग्ज़ाम में जितने भी वाटरवेज से क्वेश्चंस आए थे इस बार वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जितना यहाँ पे मेंशन है उसको पढ़ लेते हैं। जो नेशनल वाटरवे 100 है ना, वो आपका तापी रिवर के ऊपर है। ठीक है, तापी रिवर कहाँ है कि किस किस स्टेट से फ्लो होते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। एक नदी किस किस स्टेट से फ्लो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए ऐसे पूछ लेगा कि रिवर एक्स कौन से स्टेट से फ्लो नहीं होते, मतलब मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि इसमें से कौन से स्टेट से ये रिवर फ्लो नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, एक गलत होगा, उसी को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए रिवर का जो स्ट्रेच है किस किस स्टेट के ऊपर से बह रहे हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो तापी किस किस रिवर स्टेट के ऊपर से जा रहे हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, और ये अरबियन सागर में जाके गिरता है। ठीक है, नर्मदा और तापी यही 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये जो नेशनल वाटरवेज है, ठीक है, ये मतलब जो रिवर हम लोग का रिवर स्ट्रेच है, जैसे रिवर स्ट्रेच क्या है, मतलब रिवर का जो पाथ है ना उसी को रिवर स्ट्रेच कहा जाता है। तो इनलैंड वाटरवे वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये जो रिवर का स्ट्रेच है उसको नेशनल वाटरवे घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल वाटरवे है, बस किस लिए? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वैसे नेशनल वाटरवे 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100 करोड़ बार यही रिपीट होता है। नेशनल वाटरवे 1 और 2, 1 गंगा के ऊपर और 2 भागीरथी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये है आपका जो देख रहे हैं ये गंगा, ठीक है 1, और ये है 2 कहाँ पे? असम के ये धूबरी से लेके सादिया से लेके और धूबरी तक। ठीक है, धूबरी कहाँ है आपका? जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। ठीक है, देख सकते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास सादिया से धूबरी तक। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है? गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग को जो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, नेशनल वाटरवे 100 किसके ऊपर है? तापी रिवर के ऊपर। कहाँ है? यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए नेशनल वाटरवे 100 तापी रिवर के ऊपर। ठीक है, ये ऊपर है नर्मदा। नर्मदा के ऊपर कौन सा है? नेशनल वाटरवे 73। ठीक है,
नेशनल वाटरवे 10 अंबा नदी के ऊपर महाराष्ट्र में, ठीक है। मैप में देखिए कहाँ है, महाराष्ट्र आपका यहाँ है, ठीक है। ये देखिए अंबा, ठीक है, देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे। और नेशनल वाटरवे 91 शरावती रिवर के ऊपर कर्नाटका में, ठीक है। यहाँ पे देखिए शरावती रिवर के ऊपर कर्नाटका में नेशनल वाटरवे 91, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर रिवीजन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि अगर आपको नेशनल वाटरवे रिवीजन करना है तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि वो कौन से वीडियो में था, ठीक है। इसलिए सेपरेट वीडियो आएगा उसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम जो IRS है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। IRS क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। देखिए ये एक्चुअली जियोग्राफी का तो क्वेश्चन नहीं है, ये आपका पार्ट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। पहले तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट था स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी से अभी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो सीजीएल में, SSC में हो गया या फिर रेलवे में हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा वीडियो होगा, जहाँ पे हम पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे विथ करंट अफेयर्स, ठीक है, जो वन डे एग्जाम के लिए होगा बस, ठीक है, यूपीएससी रिलेटेड नहीं। तो अभी हम इसके बहुत डेप्थ में तो नहीं जाएंगे क्योंकि फिर मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस जितना ज़रूरत है बस उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो IRS है, ठीक है, IRS क्या है? एक टाइप का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट क्या करते हैं? ये जो अर्थ है अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, और ये सैटेलाइट किस लिए यूज़ हो रहा है? अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे घूमते घूमते अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अर्थ को ऑब्जर्व क्यों कर रहे हैं? कि जैसे देखिए आप लोग सब पता होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे, फॉरेस्ट सर्वे होता है, ठीक है, कि किस स्टेट में कितना फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये तो कोई जा के तो नहीं मापते हैं कि यहाँ पे इतना फॉरेस्ट है, ये सैटेलाइट के द्वारा मेज़र होते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड को भी मेज़र करते हैं, कैसा फलन हो रहा है, ये सब भी सैटेलाइट से देखा जाता है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेदर फोरकास्टिंग, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब के लिए ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये था IRS के तहत बहुत सारा मतलब सीरीज ऑफ सैटेलाइट था, ठीक है। जो पहला सैटेलाइट था वो था IRS-1। कब पहली बार लॉन्च हुआ था? 1988 में इसरो के द्वारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? मोलासिस बेसिन के ऊपर है, ठीक है। बोल रहे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज द मोलासिस बेसिन। कौन से स्टेट मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? विच इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, ठीक है। ये जो कीवर्ड है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, ठीक है। कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मोलासिस का मतलब क्या है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। आपको फोटो दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। देखिए अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे थोड़ा है डिपॉजिट, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, बराबर नहीं है, ठीक है, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, ऐसे, इसीलिए इसको सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। कौन से स्टेट को बोला जाता है? मिजोरम को बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये कैसे बना? जो हिमालय का इरोजन होता है ना, जैसे नदी हिमालय से आ रहे हैं तो हिमालय का इरोजन हो रहा है, ठीक है, उसी इरोजन के कारण जो भी सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटरी डिपॉजिट थे, सेडिमेंटरी रॉक क्या है? सैंडस्टोन, सेल, क्ले, ये सब ना एक जो रिवर बेसिन है वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और ये डिपॉजिट के कारण ही ये मोलासिस बेसिन बना है, ठीक है। ये कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंटरी डिपॉजिट, ठीक है। और ये क्या है? स्टीप स्लोप है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा स्टीप है, ठीक है, ऐसे थोड़ा ढाल वाला नहीं है, थोड़ा स्टीप है। और यहाँ पे लैंड स्लाइड बहुत होते हैं। लैंडस्लाइड की होते हैं कि ये बहुत फ्रेजाइल है, ठीक है, ये सॉफ्ट है ना, बहुत फ्रेजाइल है, इसलिए लैंडस्लाइड का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। फ्रेजाइल लैंडफॉर्म हो गया, हाई लैंडस्लाइड हो गया, नैरो वैलीज, ठीक है, नैरो वैलीज और स्टीप हिल। देख सकते वैली कितना नैरो है, ये नदी का वैली है तो वैली कितना नैरो। तो असम में क्या है? अदर ऑप्शन जो था असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम में है आपका ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन,
मेघालय क्या है, प्लेटू के लिए फेमस है। त्रिपुरा में क्या है, फोल्डेड हिल रेंज, ठीक है, वो त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच कंट्री गेव द नेम डाना टू द साइक्लोन दैट हिट इंडिया फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ था जिसका नाम था डाना, ठीक है, वो इंडिया को हिट किया था। तो ये साइक्लोन का नाम किसने रखा था, तो नाम रखा था सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। ये जो साइक्लोन का नेम होता है ना, ये कैसे रखा जाता है पता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है WMO, इसके कुछ मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ऐसे अपना अपना कुछ नाम सबमिट कर देते हैं, ठीक है। यही नाम को सिक्वेंशियली रखा जाता है आगे जो भी साइक्लोन आता है उसका, ठीक है। तो ये नाम किसने रखा था, सऊदी अरेबिया ने। इस मेनली करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। करंट अफेयर्स में जितने भी साइक्लोन आते रहता है ना, उसका ये चीज़ पढ़ना है आपको कि वो साइक्लोन कहाँ कौन से सी में ओरिजिनेट हुआ था, बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में, और आपका उसका नाम किस कंट्री ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मंथ ऑफ जुलाई in India at what latitude is the intertropical convergence zone typically situated? जो ITCZ है ना, ITCZ जो जुलाई के महीने में है, तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है इंडिया में, तो 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के अराउंड ये होता है, ठीक है। ITCZ क्या होता है पता है, ये आप फोटो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत लोगों को ये समझने में दिक्कत होगा जिसको पता नहीं ITCZ क्या है। उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो आएंगे जिसमें एग्ज़ाम में कुछ 6-7 क्वेश्चन पूछा गया था टोटल पिछले साल ITCZ से लेके, तो उस सारे को हम डिस्कस करेंगे और ITCZ क्या है उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा 10 मिनट का, उसको आप रेफ़र करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही समझेंगे। जैसे आप शॉर्ट में समझिए कि ITCZ वो एरिया होता है ना जहाँ पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। और लो प्रेशर वहाँ होते हैं जहाँ पे सन का किरण डायरेक्टली फॉल करता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो समर के टाइम सन कहाँ सबसे ज़्यादा हीट कहाँ करता है, यहाँ पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ITCZ यहाँ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कहाँ पे ये जुलाई के टाइम रहता है, तो जुलाई के टाइम यहाँ ये 30 डिग्री है, इसके थोड़ा सा नीचे 20 से 25 डिग्री तक ये ITCZ शिफ्ट कर जाता है और इसी के कारण इंडिया में मॉनसून आता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे ट्रेड विंड कॉन्वर्ज होते हैं, जैसे ये रहा इधर का ट्रेड विंड और इधर का ट्रेड विंड, जहाँ पे कॉन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, उसी जगह में ITCZ बनता है, ठीक है। वो लो प्रेशर जोन होता है और कहाँ पे होता है, जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री में। नॉर्मली कहाँ होता है, इक्वेटर में। इक्वेटर में कब होता है, 2 टाइम होता है साल में, एक होता है आपका स्प्रिंग में, एक टाइम होता है आपका ऑटम में, ठीक है। जैसे आपका सूरज इधर से जब यहाँ आता है, नॉर्थ से साउथ के तरफ आता है, तो एक बार इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली फॉल करता है, और जब एक बार साउथ से नॉर्थ के तरफ आता है तब इक्वेटर के ऊपर एक टाइम डायरेक्ट फॉल करता है, ठीक है। तो 2 टाइम आपका इक्वेटर के पास बिलोंग करते हैं ITCZ। और 5 से 10 डिग्री में कब होता है, जब आपका अर्ली समर होता है, जैसे मार्च अप्रैल के टाइम, ठीक है। और साउथ ऑफ द इक्वेटर कब होता है, विंटर में, जैसे अभी विंटर चल रहा है ना, अभी ITCZ मतलब पहले कुछ टाइम पहले चल था, जैसे आपका नवंबर दिसंबर में। अब तो उत्तरायण स्टार्ट हो गया है ना, आपका 21 या 22 दिसंबर के बाद उत्तरायण स्टार्ट हो गया। आप इधर से धीरे धीरे ये इधर शिफ्ट हो रहा है, पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस अभी इतना ही जानते हैं, ठीक है। बाकी वो वीडियो जब आएगा वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो अरुणाचल हिमालय से रिलेटेड है, अरुणाचल हिमालय से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं कि दीज एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट ऑफ भूटान, ठीक है। ईस्ट ऑफ भूटान कहाँ है, देखिए ये भूटान है, भूटान के ईस्ट से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान के ईस्ट से दीफू पास तक, ठीक है। दीफू पास आपका यहाँ पड़ता है कहीं, ठीक है।
बोले भूटान हिमालय के ईस्ट से दीफू पास तक अरुणाचल हिमालय का एक्सटेंड होता है। एक बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? अच्छा पता है, ये जो स्टेटमेंट 2 है, जैसे आरआरबी जेई तो एनटीपीसी वगैरह से बहुत पहले हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना स्टेटमेंट 2 ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? जनरल डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अरुणाचल जो हिमालय है उसका जनरल डायरेक्शन क्या है। ऐसे ऑप्शन था साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन था। आपको सही ऑप्शन चूज़ करना था। तो देख सकते हैं जो अभी अपकमिंग आपका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जितने भी अपकमिंग जितने एग्जाम होगा अभी रेल का इस साल प्लस पिछले साल जितना हुआ है, सबके पीवाईक्यू को अच्छे से करना, क्योंकि आगे चल के यही सब रिपीट होगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन नहीं है। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया अगर नहीं रहेगा तो आप ये डायरेक्शन कभी भी एग्जाम में जाकर ठीक नहीं कर सकते। बहुत कम बच्चों ने इसको ठीक किया होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अरुणाचल हिमालय का जनरल डायरेक्शन क्या है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कैसे है, ठीक है। जैसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया साउथ वेस्ट और ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट। सॉरी रुके, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। कैसे है देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से आपका है अरुणाचल हिमालय, ठीक है। ये जो है ये पूरा अरुणाचल हिमालय है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। और ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ का डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और आगे चल के आप देखेंगे एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे इस एरिया का जनरल ओरिएंटेशन पूछा गया है, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसको पिक्चर आपके दिमाग में अगर बहुत सही से रहेगा तभी जाके ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों तो सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स ऑफ द रीजन आर K2 एंड अन्नपूर्णा। ये गलत है क्योंकि K2 कहाँ है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कहाँ है? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे है काराकोरम रेंज, ठीक है। यहाँ इसमें है K2। और नेपाल हिमालय जो है ना आपका, यहाँ नेपाल है, इन नेपाल हिमालय, यहाँ पे है अन्नपूर्णा। तो ये तो अरुणाचल हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 क्या कह रहे हैं? दिस रेंजेस आर डिसेक्टेड बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस। जैसे ये क्या कह रहे हैं? बोल रहे कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे नदियाँ हैं जो नॉर्थ टू साउथ ऐसे बह रहे हैं और ये जो बहुत फास्ट फ्लोइंग है इसके कारण ऐसे भी शेप का गॉर्जेस बन गया, ठीक है। अगर पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ ऐसे था तो नदी यहाँ से बहेगा तो ये तो ऐसे गॉर्ज बन जाएगा ना, मतलब नदी का ये जो खाद है इसी को गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिवर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका डिबांग हो गया जो आपका इंडस का आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सियांग हो गया, लोहित हो गया, ये सब नॉर्थ टू साउथ बहता है और इसी के कारण ऐसे डीप गॉर्जेस क्रिएट होता है, ठीक है। ये भी तो हम अभी बता दिए कि ये तो करेक्ट नहीं है। ये जनरल ओरिएंटेशन भी हम लोग देख लिए है। और अरुणाचल हिमालय कहाँ है? भूटान हिमालय से दीफू पास तक है, ये म्यांमार बॉर्डर तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से वाटरवे से क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे 2 इन इंडिया, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस किए 2 कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या है। देखिए नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, सादिया आसाम से और धुबरी बांग्लादेश के पास। अभी हम लोग फोटो देखे थे, सादिया आसाम से धुबरी तक, ठीक है। ये है नेशनल वाटरवे 2, ठीक है। और ये ना ब्रह्मपुत्र नदी बहुत चौड़ा है, ठीक है, विड्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत डेप्थ भी उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कार्गो मतलब सामान है, ठीक है।
सामान और पैसेंजर मूवमेंट के लिए इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में जो था क्या था, वेस्ट कोस्ट कैनाल और चंपाकरा और उद्योग मंडल कैनाल, ये सब क्या फॉर्म करते हैं, नेशनल वाटरवे 3। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ना, ऑप्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करना, आगे चल के आपका क्वेश्चन नेशनल वाटरवे 3 से बन जाएगा कि ये तीनों मिलके कौन सा नेशनल वाटरवे फॉर्म करते हैं। तो आपका आंसर नेशनल वाटरवे 3 हो जाएगा। मैप में देखते हैं नेशनल वाटरवे 3 कहाँ है, यहाँ है, देख सकते हैं आप। अगला जो ऑप्शन है काकीनाडा कनाल, कहाँ है, काकीनाडा से राजमुंद्री तक, ठीक है, नेशनल वाटरवे 4 का पार्ट है। कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं, कृष्णा नदी के ऊपर, आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा के ऊपर से होते हुए जाते हैं, ठीक है। और ईस्ट कोस्ट कनाल प्लस मैतेई रिवर के ऊपर है नेशनल वाटरवे 5, ये आपका है उड़ीसा में, ठीक है, ये देख सकते हैं उड़ीसा में है आपका नेशनल वाटरवे 5, ठीक है, मैतेई रिवर के ऊपर। और आपका क्या है, ईस्ट कोस्ट जो कनाल है उसको लेके बना है, 3 स्ट्रेच है इसका, ठीक है, और थोड़ा सा बंगाल में भी है इसका पार्ट। तो ये मेनली कहाँ है, उड़ीसा में। देख लिए सारे ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये माउंटेन रेंज से क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से माउंटेन रेंज कहाँ है आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रेंज कहाँ है, कौन से स्टेट में है और मतलब उसका मतलब एग्जैक्टली कौन सा नॉर्थ में है, किसके साउथ में क्या है, किसके नॉर्थ में क्या है, ठीक है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखिए, जो बोल रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा है। तो देखिए पहले है अरावली, ठीक है, फिर है बिंधा, फिर है सातपुरा, फिर आपका है अजंता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी, पहले अरावली, फिर बिंधा, फिर आपका सतपुरा, फिर अजंता, ठीक है। तो अरावली है कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। बिंदा कहाँ है, बिंदा और सतपुरा दोनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और अजंता कहाँ है, आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हंगुल ऑल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का डियर है, यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये है हंगुल। अभी बस 289 हंगुल बचे हुए हैं। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN के द्वारा एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है। कहाँ मिलता है, जो दाछीगाम नेशनल पार्क है ना जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वही उसका नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब ये है ना कि जैसे आप लोग अभी एक करंट अफेयर्स बहुत मतलब पॉपुलर थे कि कूनो नेशनल पार्क में चीता लाए गए थे साउथ अफ्रीका से। तो चीता का नेशनल हैबिटेट मतलब अपना घर कूनो नेशनल पार्क नहीं था, वो उसको बाहर से लाया गया था। लेकिन इसको बाहर से नहीं लाया गया है, ये जो हंगुल है ये यहीं पे पाए जाते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब अपना घर जो है, ठीक है, जहाँ पे वो मेन ओरिजिनली पाए जाते हैं, ठीक है, उसी को नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है। तो क्या है, दाछीगाम नेशनल पार्क कहाँ है, श्रीनगर में, ठीक है। और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज घोषित किया गया है, ये एक टाइप का डियर है, हंगुल कश्मीर स्टैग, ठीक है। और कैंपबेल जो आदर है आपका नेशनल पार्क क्या है, कैंपबेल बे कहाँ है, अंडमान निकोबार में। दुधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और चंदोली कहाँ है, महाराष्ट्र। ऑप्शन भी सारे याद रखना है, जितने भी ऑप्शन में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ लिए उसका आंसर देख लिए, नहीं, ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, आगे इस तीनों से क्वेश्चन बनेगा फिर, ठीक है। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल, अच्छे से देखना है, ठीक है। Which of the following rivers is ephemeral? देखिए रिवर 2 टाइप का होता है, एक है एफिमेरल, एक है पेरिनियल। एफिमेरल कौन है, जिसका जो पानी का सोर्स है बस बारिश का पानी है, ठीक है, वो कोई ग्लेशियर के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए जैसे ही बरसात का पानी खत्म हो जाता है ये रिवर सूख जाते हैं। जैसे आपका लूनी हो गया एफिमेरल रिवर। बाकी ये जो ब्यास, चंबल, जमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसलिए इसमें पूरे साल भर पानी रहती है, बस बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एफिमेरल रिवर क्या है, ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन इसमें पानी रहता है, बाकी टाइम ये सूख जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लूनी क्या है, एफिमेरल रिवर है, कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, रिवर का ओरिजिन पूछा जाता है बहुत, आपको पता ही होगा, रिवर का ओरिजिन, रिवर का ट्रिब्यूटरी और रिवर किस किस स्टेट में बह रहा है, ये भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये अरावली से इसका ओरिजिनेट होता है ये, और अजमेर के पास से, ठीक है।
अभी जगह भी पूछ दिया जाता है कि किस जगह से, ठीक है। तो सारे चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अरावली पढ़ के चले गए। एंड यूजुअली ड्राइज अप बिफोर रीचिंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी पहुंचने से पहले ये सूख जाता है। ब्यास, चंबल, जमुना ये सारे पेरिनियल रिवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। तो जो मरुस्थल है उसका क्लाइमेट क्या होता है? मरुस्थल का क्लाइमेट हमेशा एरिड होता है, ठीक है। जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है थार डेजर्ट, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। और यहाँ पे टेम्परेचर दिन के टाइम बहुत हाई होता है, रात में कम हो जाता है। विंड ड्राई होता है, स्पार्स वेजिटेशन, मतलब यहाँ पे एक पेड़ है तो यहाँ पे एक पेड़, डेंसिटी, पेड़ का डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है। इसी को ये एरिड क्लाइमेट का फीचर है। इतना लो रेनफॉल, ड्राई विंड, हाई टेम्परेचर, स्पार्स वेजिटेशन, ये एरिड क्लाइमेट का फीचर है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस और वाटर स्कार्सिटी देखी जाती है। टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है? मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा ह्यूमिड, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? जो आपका इक्वेटर के आसपास जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहा जाता है। जैसे आपका इंडोनेशिया वगैरह सारे ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है और घने जंगल पाए जाते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्या होता है? जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व और उसके स्टेट को मैच करने के लिए बोला गया है, ठीक है। जो नॉकरेक कहाँ है? मेघालय में ही है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मानस कहाँ है? ये आसाम में है। ये एकदम सही मैच है, ठीक है। तो मेघालय में कहाँ है? गारो हिल जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। मेघालय में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल है, उसमें से गारो हिल में नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश में पन्ना कहाँ है? बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। और असम में है मानस, जो है आपका इंडो भूटान बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। देखिए, रिवर ट्रिब्यूटरी मैच पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी कौन है? अभी हम लोग पढ़े, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दिबांग, ठीक है। इंदस का कौन है? क्या है? चेनाब। और जमुना का क्या है? बेतवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states has the highest density of railway network as of 2019-20? कि 2019-20 के हिसाब से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क डेंसिटी है? रेलवे नेटवर्क डेंसिटी का मतलब इतने एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितना ज़्यादा रेल ट्रैक है, उसी को रेलवे नेटवर्क डेंसिटी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रेलवे नेटवर्क डेंसिटी मीन्स लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया में कितना रेलवे ट्रैक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट भी है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर स्टेट। और यहाँ पे पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ का मेजर रेलवे जंक्शन क्या है उत्तर प्रदेश का? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज़ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता होगा, ये देख के आप किसी तरह से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अगर पता होता है तभी आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ना ऐसे आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर में नहीं मिलेगा। ये आप करेंट अफेयर्स से, जनरल नॉलेज से, ठीक है, या फिर PYQ करने से ही आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस के आगे क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉसिल फ्यूल का जो बार्निंग हो रहा है, फॉसिल फ्यूल क्या है? पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, ये सब का जो बार्निंग है, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन, ये सब के कारण क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और कितना टेम्परेचर बढ़ गया? 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है ना वो मेल्ट करने लगा है, ठीक है। और ग्लेशियर मेल्ट करके कहाँ आ रहे? जो समंदर में जा रहे हैं वो उसका पानी, और उसके कारण क्या हो रहा है? सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज सी लेवल। अभी रिसेंट में करेंट में कुछ चल रहा था, ग्लेशियर का नाम तो मुझे याद नहीं है। नेपाल का कोई ग्लेशियर था जो ड्राई हो गया, उसको ड्राई डिक्लेयर कर दिया गया कि वो पिघल के ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है,
ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कभी भी आंधी तूफान आ जाता है, कभी भी बारिश हो जाता है, कभी भी गर्मी होता है, ठीक है। मतलब अभी सीजन उतना ना पर्टिकुलर नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ही है ग्रीन हाउस गैस के ऊपर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब 1200 मतलब करोड़ों बार रिपीट हुआ है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट याद रखना है, सारे ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर H2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, पायरोफ्लोरोकार्बन PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और CFC, ठीक है। इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ये उतना ऑप्शन में नहीं देता है, ठीक है। तो ये 5 तो आपको एकदम ध्यान होना चाहिए कि इस 5 में से कोई 3 दे देगा और एक जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नहीं है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, ये एक ना जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिसके कारण क्या है ओजोन जो लेयर है उसमें छेद हो रहा है, इसी कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण, ठीक है। और बाकी तो सारे आपका ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है CCl4 जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कभी भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इसमें से कौन सा है, आपको आंसर करना है CCl4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द लीडर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। कौन थे, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। देखिए प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन नोन एज द फादर और लीडर ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। और ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था, ये इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जो तीनों पॉइंट है कि कौन सा ग्रीन रिवोल्यूशन का फीचर नहीं है, तो उसमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड आया था, ठीक है। जो हाइब्रिड सीड होता है वो आया था जिससे फलन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को यूज़ किया गया था, साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये 3 फीचर है और कोई एक चौथा फीचर दे देगा जो नहीं है और फिर आपको बोलेगा कि इसमें से कौन सा फीचर है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ था, इस ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण पहले इंडिया ना सेल्फ सफिशिएंट नहीं था फूड प्रोडक्शन में, बाहर से उसको इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, फूड ग्रेन। लेकिन इसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ और इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था व्हीट और राइस का, ठीक है। पहले व्हीट को इंपोर्ट किया जाता था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। C सुब्रमण्यम कौन थे, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, ठीक है। और इसको सबसे अच्छे से ध्यान रखना है, त्रिभुवनदास पटेल ये कौन थे, अमूल का जो फाउंडर थे, इन्होंने व्हाइट रिवोल्यूशन लाया था। तो आगे चल के ये क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर कौन है, कौन हो जाएगा, त्रिभुवनदास पटेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the general orientation of the Himalayan ranges in the northwestern part of India? अभी हम लोग देखें, अभी किधर देखें, नॉर्थ ईस्टर्न को। और नॉर्थ वेस्टर्न में क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। कैसे है चलिए देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट कौन से ये है आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट क्या है, साउथ, ये आपका साउथ ईस्ट, तो ऐसे होना चाहिए। ऐसे कहाँ है, ये देखिए यहाँ है, इसलिए नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है। और इधर क्या है आपका, क्या है आपका साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। याद रखना है, इसको याद रखना, ये ऐसे है और ये ऐसे, बाकी डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबली, यस। क्या कह रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज कंस्ट्रक्टेड ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा ब्रिज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है, धोला सादिया ब्रिज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। धोला सादिया ब्रिज जो है वो कहाँ, उसका जो दूसरा नाम है, इसी नाम से सबसे ज़्यादा मतलब ये फेमस है, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, असम में जो धोला करके एरिया है उसको, और सादिया करके एक जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश में, ये 2 जगह को कनेक्ट करता है
ये धौला सादिया ब्रिज, ठीक है। और ये फैक्ट से क्वेश्चन आता है, स्टार मार्क कर लीजिए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है, तो धौला सादिया ब्रिज। भूपेन हजारिका सेतु, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। लेंथ क्या है, लेंथ भी ध्यान रखने, कभी भी एग्जामिनर अगर कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो लेंथ पूछ लेगा, तो 9.15 किलोमीटर। हावड़ा ब्रिज कहाँ है, हुगली नदी के ऊपर, गंगा के ऊपर, कोलकाता में। पंबन ब्रिज कहाँ है, पार्क स्टेट के ऊपर, तमिलनाडु में, ठीक है। और महात्मा गांधी सेतु कहाँ है, गंगा नदी के ऊपर, पाटना में। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या टॉपिक को आप लोग करना है, जैसे नेशनल वाटर वे के ऊपर हम लोग तो लाएंगे वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वीडियो आएगा, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसको बहुत लंबा वीडियो होगा, तो उसका प्रिपेयर करना है उसके लिए। नेक्स्ट आएगा आपका सॉरी, ये तो मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से, इसका अभी कोई प्लान नहीं है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। जो इम्पोर्टेंट रिवर ब्रिज है थोड़ा देख लीजिएगा, आपको गूगल करेंगे तो आपको नाम मिल जाएगा, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, ठीक है। और जो आपका माउंटेन रेंजेस है मैप में, ये भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा गूगल में मैप डाउनलोड करके कि कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ है, जो भी मेन माउंटेन रेंज है, क्योंकि उसको ऐसे नॉर्थ टू साउथ ये करने के लिए अभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ उसको अरेंज करो, कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है, ठीक है। तो बस नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा आरआरबी जेई का, वो आपका मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी होगा, ठीक है। पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से कोई तो एक होगा, ठीक है। देखते हैं कि प्लान करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका जो पिन कमेंट में देखिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।